अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स अभी आए नहीं हैं, उनका वेट कर लेते हैं थोड़ी देर, उसके बाद हमारा सेशन स्टार्ट करेंगे। पहले रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद जो है नमाज ब्रेक, देन जो है उसके बाद हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। अच्छा, स्टार्ट करते हैं रिवीजन। लास्ट टाइम हमने जो है देखा था, उसमें हमने एनएफए देखा था। सबसे पहले हमने देखा था कि ऑटोमेशन के लिए लेक्सिकल एनालिसिस के लिए हमें लेक्सिकल एनालाइजर बनाना पड़ रहा था, जिसके लिए जो है हमें किसी ऑटोमेटेड मॉडल या मशीन की ज़रूरत थी। उसमें हमने देखा था कि रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं उसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। फिर रेगुलर एक्सप्रेशंस को हमने देखा था। रेगुलर एक्सप्रेशंस में हमने देखा था कि किस तरीके से जो है अपने टोकन्स को हम वैलिडेट करवा सकते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास, 1 मिनट वेट कीजिएगा। ओके, इसके बाद हमने फिर जो देखा था कि हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन से हम अपना एनएफए कैसे बना सकते हैं थॉमसन रूल के मुताबिक। उसके बाद थॉमसन रूल के यूज़ करते हुए हमने एनएफए जो बनाया था उसको हमने ईएनएफए जो बनाया था उसको हमने कन्वर्ट किया इनटू डीएफए। डीएफए में हमने जब कन्वर्ट किया तो उसके लिए हमने सबसेट कंस्ट्रक्शन का जो मेथड है उसको यूज़ किया। सबसेट कंस्ट्रक्शंस को हमने देखा, सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड को हमने लास्ट टाइम देखा था। एक एग्जांपल थी हमारे पास, एक ऐसा एनएफए था जो कि एक्सेप्ट कर रहा था एक ऐसी लैंग्वेज को जिसके आखिर में ए डबल बी हो और वो कंप्यूट करती हो बाय द अल्फ़ाबेट्स ए एंड बी से। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 जो था उसमें जो है, अच्छा पहले ये बताएं कि इससे पहले जो हमने लेक्चर अभी तक कवर किए हैं, इससे पहले लेक्चर्स तक किसी में कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं? इस लेक्चर से पहले, अभी जो हम रिवीजन कर रहे हैं, इस लेक्चर से पहले किसी में कुछ सवाल या क्वेश्चन या कोई क्यूरी है तो बताओ, या आगे चलें?
एक बच्चे का रिप्लाई आया है, बेटा सबसे पूछ रहा हूँ, सारे रिप्लाई कर दो तो हम आगे बढ़ें इससे, या तो आप सारे सीट पे नहीं हो। ठीक है, तो रिवीजन कर लेते हैं, फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टेप नंबर 1 क्या था, हमें ये करना था कि हमारी जो ज़ीरो स्टेट होती है, जो स्टार्टिंग स्टेट होती है, उसका हमें एप्सिलॉन क्लोजर लेना था। एप्सिलॉन क्लोजर क्या होता है, एप्सिलॉन क्लोजर ये होता है कि मैं एक एप्सिलॉन मतलब ब्लैंक लेके, ब्लैंक इनपुट लेके कहाँ कहाँ तक किस स्टेट तक पहुँच सकता हूँ। उसमें हमने क्या देखा था, उसके अंदर हमने ये चीज़ देखी थी कि एक तो हम उस स्टेट को भी इंक्लूड करेंगे जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, प्लस हम उन स्टेट्स को भी इंक्लूड करेंगे जहाँ जहाँ पे हम एप्सिलॉन लेके पहुँच सकते हैं। उसके बाद इस एप्सिलॉन सेट के ऊपर जो हमारे पास स्टेट्स आई थी, उस सेट के ऊपर हमें क्या करना था, जितने भी इनपुट्स थे हमारे, अल्फ़ाबेट्स थे, उन सब के कंज्यूम करके देखना था कि उसके थ्रू हम किन किन स्टेट्स पे पहुंच सकते हैं। तो हमारे पास जो ये हमारा एप्सिलॉन क्लोजर का सेट बना था, उसके ऊपर अगर अगर हम ए लेते हैं तो हमारे पास 3 और 8 पे हम पहुंच रहे थे। तो उसको हमने देखा अपने लिस्ट के अंदर, तो वो सेट हमारे पास पहले से मौजूद नहीं था, तो हमने इसको जो है एक बी सेट का नाम दे दिया। उसके बाद हमने देखा कि अब इसी सेट के ऊपर हमारा जो दूसरा अल्फ़ाबेट था बी, उसके थ्रू हम कहाँ कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो उसके थ्रू हमने देखा था कि हम 5 की जो स्टेट है वहाँ ही पहुँच सकते हैं। उसके बाद इस सेट को भी देखा कि यार ये हमारी लिस्ट में मौजूद है, तो हमें पता चला कि नहीं था, इसलिए हमने इसको नया सेट बनाया और इसको नाम सी दे दिया। इसके बाद हमने क्या किया, अब जो नए सेट्स बने थे उनके ऊपर हमने एप्सिलॉन क्लोजर लिया, सबसे पहले बी सेट का, उसकी स्टेट्स आ गई। उसके बाद उसी सेट्स के ऊपर जो स्टेट्स आई थी उसके ऊपर हमने एक ही इनपुट की कंज्यूम को देखा कि कहाँ कहाँ पे जा रहा है। उसके बाद हमने बी की कंज्यूम को देखा कि कहाँ का कंज्यूम हो रहा है। उससे फिर जो नया सेट मिला उसको हमने इंक्लूड कर दिया। उसके बाद सी के ऊपर हम आए, एप्सिलॉन क्लोजर लिया। उसके बाद सी के सेट के ऊपर जो एप्सिलॉन क्लोजर सेट था उसके ऊपर ए की कंज्यूम, उसके बाद बी की कंज्यूम, और हमने फिर इसी तरीके से सेट देखा कि मौजूद है या नहीं। उसके बाद हमारा डी आ गया था, डी के ऊपर एप्सिलॉन क्लोजर लिया, उसके ऊपर ए की कंजम्पशन कि ए की कंज्यूम उसने किया, और उसके बाद बी की कंज्यूम। इस तरीके से हमें एक नया सेट मिला ई, फिर ई के ऊपर हमें यही काम किया, ए एंड बी को ऊपर चलाया। फिर उससे हमने देखा कि अब कोई हमारे पास नया सेट मौजूद नहीं है जिसके ऊपर हम ये काम कर सकें। तो इससे हमारा क्या हुआ, हमने सारे जो हमारे नए सेट्स थे उनका हमने साथ ही साथ क्या बनाया था, एक ट्रांजिशन टेबल बनाते गए थे कि अगर मेरे पास ए सेट है, मैं उस ए स्टेट से कहाँ कहाँ पे पहुँच सकता हूँ बाय टेकिंग ए एंड बाय टेकिंग बी। और साथ साथ हम ट्रांजिशन टेबल बनाते जा रहे थे। तो इन ट्रांजिशन टेबल्स को यूज़ करते हुए हमने फिर क्या किया, हमने जो है एट द एंड एक फाइनल डीएफए बनाना था, जो कि इस स्लाइड में कवर्ड नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैंने पेंट पे करके दिखाया था, तो उस पर आप लोगों को वो जो है क्लियर हो चुका था। तो ट्रांजिशन टेबल है बेटा एक बार आपके पास, तो जो है डीएफए आप आसानी से बना सकते हो। ये ऑटोमेटा का काम है और वो बहुत बेसिक काम है, तो इसको दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत आई डोंट थिंक है। उसके बाद हमने एक प्रैक्टिस एग्जांपल ली थी, जो कि आप लोगों ने खुद जो है इसके ऊपर काम किया था। उसके बाद हम चले गए थे हमारे डीएफए की मिनिमाइजेशन के ऊपर। हमने जो डीएफए बनाया था, या हम जो डीएफए बनाते हैं, हो सकता है कि वो मिनिमाइज फॉर्म में ना हो, बहुत बड़ा बन जाए। तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर डीएफए की मिनिमाइजेशन करते हैं, जिसके अंदर हमने कौन सा मेथड देखा था, पार्टीशन मेथड। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि डीएफए की मिनिमाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन हमने जो है पार्टीशन मेथड को अडॉप्ट किया था। अच्छा, इसमें हम सिर्फ सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो है वो सारी स्टेट्स रिमूव कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, जो कि आपकी स्टार्टिंग स्टेट से रीचेबल ना हो। तो आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास एक Q5 की स्टेट है, जो कि आपकी स्टार्टिंग स्टेट से कभी भी रीच नहीं कर सकते, तो उसको हमने हटा दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं अपने डीएफए को देखते हुए, और क्या करते हैं उसमें जो है जितनी भी आपकी फाइनल स्टेट्स होती हैं उनको स्टार से मार्क कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम स्टेप नंबर 1 लेते हैं, जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस सेट ज़ीरो। इक्विवेलेंस ज़ीरो सेट या ज़ीरो इक्विवेलेंस सेट, इसमें क्या होता है, दो सेट बनते हैं। पहला वो सेट जिसमें फाइनल स्टेट्स होती हैं, और दूसरा वो सेट जिसमें नॉन फाइनल स्टेट्स होती हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं,
हम इन सेट्स के अंदर हर एक स्टेट को उठाते हैं और चेक करते हैं कि क्या मेरे पास ये वाला जो मेरी स्टेट है उसको जो है हम रिस्पेक्टिव पुराने वाले जो हमारी पिछली इटरेशन के अंदर जो इक्विवेलेंट सेट निकला था, क्या वो उसी ग्रुप के अंदर लाई करता है या लाई नहीं करता। अगर लाई नहीं करता तो हम उसको नया सेट बनाते हैं, अगर लाई करता है तो हम उसी को उसी सेट में रखते हैं। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट इटरेशन चलेगी, वो चेक करेगी अपने प्रीवियस वाले से। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट इटरेशन चलेगी, वो चेक करेगी अपनी प्रीवियस वाले से। तो जब तक ये इटरेशन चलती रहेंगी, जब तक आपके पास 2 इटरेशंस के अंदर आपके जो सेट्स हैं वो ओवरलैप ना कर जाएं, मतलब कोई नया सेट ना बने, तब तक जो है आप क्या करोगे, जब तक के नया सेट बनना बंद नहीं हो जाता, स्टॉप नहीं हो जाता, तब तक आप क्या करोगे, ये इटरेशंस चलाते रहोगे। तो हमने जो एग्जांपल ली थी उसमें 3 इक्विवेलेंट सेट पे जाके आपके पास क्या हो रहा था, आपका एल्गोरिथम स्टॉप हो रहा था। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमने स्टॉप कर लिया था। इससे हमें जो हमारा डीएफए बना था वो हमारे पास मिनिमाइज डीएफए था। अब इसमें से डीएफए कैसे बनाओगे, आपकी जो लास्ट इटरेशन है, ठीक है, उसकी स्टेट्स बना दो। क्यू नॉट और क्यू टू को एक स्टेट बना दो, क्यू वन को एक स्टेट बना दो, क्यू थ्री को एक स्टेट बना दो और क्यू फोर को एक स्टेट बना दो। फिर इस ट्रांजिशन टेबल को देखते हुए क्या करोगे, उसको ज्वाइन कर लोगे ट्रांजिशंस को। तो यहाँ तक हमने लास्ट टाइम कवर किया था। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है इस इन दोनों मेथड्स के अंदर? ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर। ठीक है, अगर ऑल क्लियर है तो फिर हम जो है क्विज ले सकते हैं। जी बेटा, क्विज ले सकते हैं फिर। सर अभी बस रिवीजन हुआ है सर इसका। सर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे दें इसके। बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है मैंने कोशिश तो की है कि इसकी एक एग्जांपल मैंने उसकी डाली थी जो आपके पास यहाँ पे है, ई एन एफ ए टू डी एफ ए कन्वर्जन की एक एग्जांपल मैंने डाली थी। इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसके में क्या दूँ आपका, एक्चुअली ये जो है ना सब पार्ट है जो कि आप ऑटोमेटा से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, तो फोकस मेरा ज़्यादातर उस चीज़ के ऊपर है जो कि हमने कंपाइलर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो पढ़नी है। ये ऑल दो पार्ट है लेकिन ये सारा पार्ट ऑटोमेटा के रिलेट है, तो इसमें ज़्यादा एग्जांपल्स हमने इंक्लूड नहीं की। हम जब आगे और जब कंपाइलर की जो न्यू टॉपिक्स हैं उन न्यू कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे तो उसमें आपके पास 2 से 3 एग्जांपल्स होंगी, उसको कवर करेंगे। तो इसमें ऐसा कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं है, एक ही मैंने जो है स्लाइड्स की समझाने के लिए बनाया था। आप चाहें तो कोई भी डीएफए बना लें अपनी मर्ज़ी का, उसके ऊपर जो है एल्गोरिथम चला के प्रैक्टिस कर लें, और इसी तरीके से कोई भी ई एन एफ ए आप बना लें और उसको मिनिमाइज़ करके देख लें एल्गोरिथम के थ्रू। तो प्रैक्टिस है वो आपके बिहाफ पे है, आपके पार्ट के ऊपर है। मैं जितना करवा सकता था, मुझे टॉपिक सिर्फ रिवाइज़ करवाना था क्योंकि आप ये टॉपिक ऑलरेडी ऑटोमेटा में पढ़ चुके हो, तो मैंने एक एक एग्जांपल इंक्लूड करवाई है। बेटा कब करोगे, पिछली लास्ट वीक में जो है आप लोगों को जब समझ में आ गया था, मैंने कहा उस वक्त क्विज ले लें, तो आप लोगों ने कहा था कि सर अभी तो जो है पढ़ा है, अभी टाइम लगेगा। आज जो है मैंने रिवीजन भी करवा दिया तो अभी भी आप लोगों को जो है प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम फिर कोशिश ये करेंगे कि आपके जो क्विज़ेज़ और असाइनमेंट्स हैं फिर उसको किसी और तरीके से जो है कंडक्ट करें, तो उसमें आपके लिए भी आसानी हो जाए और जो है मार्क्स की जो वो है डिस्ट्रीब्यूशन तो वो आपके फेवर में भी चली जाए। तो अब जासिर हसन तारिक, बेटा अब फिर मैं ऐसे क्विज़ेज़ नहीं लूँगा, मतलब इतने छोटे छोटे क्विज़ेज़ और असाइनमेंट्स नहीं होंगे। फिर ये होगा कि हम जो है एक पूरा आपको ग्रैंड असाइनमेंट के सूरत में एक पूरा असाइनमेंट दे देंगे, उसमें आपके क्विज़ेज़ भी इंक्लूड हो जाएंगे और आपके असाइनमेंट्स भी इंक्लूड हो जाएंगे, वो फिर आपको एक साथ जमा करवाना होगा। ऑब्वियसली डेडलाइन होगी उसकी, और आपको वो जो है हैंड रिटन फॉर्मेट में करके उसकी स्नैप्स लेके रिस्पेक्टिव स्लॉट्स में सबमिट करवाना होगा, अपलोड करना होगा। स्लॉट्स आपके पास बनी हुई होंगी, क्विज नंबर 1 2 3 4 5 एंड असाइनमेंट नंबर 1 2 एंड 3। हर एक सवाल का हर एक स्लॉट में रिस्पेक्टिव अपलोड करोगे,
एक साथ सब में अपलोड नहीं करना, ना मिक्सअप करना, अप्रोप्रिएट स्लॉट्स में आपने अपलोड करना होगा, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा तरीका सोच रहा हूँ जिससे आपकी जो क्विज़ेस और असाइनमेंट्स हैं वो जो है आपके कदरे बेहतर हो जाएं, ताकि आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो थोड़ी अच्छी हो जाए। अच्छा, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास अजान जो है जब तक वो नहीं होती तब तक हम सर जैसे आप बाकी कोर्सेज में लेते हैं वैसे ही। हाँ बिल्कुल वैसे ही। आपने मुझसे कोई पहला कोर्स पढ़ा है? सर पीएफ पढ़ा था। यस सर, मैं आपसे 2 कोर्स पढ़ चुका हूँ सर पहले। मुझसे पीएफ पढ़ा था? नहीं सर, मैंने सर आपसे वो पढ़ा था, डीएस पढ़ा था। डीएस पढ़ा था ना? तो डीएस में जो है हमने ऑनलाइन क्विज लिया था या उसकी बात कर रहे हो, फिजिकल क्लासेस? सर आपने लास्ट टाइम एनपीवी पढ़ाया था सर, उसमें आपने किया था कि आपने 5 कोर्स एक साथ अपलोड कर दिए थे और उसकी डेडलाइन दे दी थी, हाँ तो वो बिल्कुल, सारे उस डेडलाइन से पहले सबमिट करवाने थे। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही होगा। आपको जो है मैं सारे, अब इस बार कोशिश मेरी है कि असाइनमेंट और क्विजेज जितने भी आपके एक साथ में अपलोड कर दूं और आपको डेडलाइन दे दूंगा, फिर आपको सारे जो है उसमें अपलोड करने होंगे। तो जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनको आइडिया है कि किस तरीके से चीज़ों को सबमिट करवाना है, तो काइंडली दूसरों को हेल्प कर दीजिएगा। मैं भी अपनी तरफ से समझा दूंगा, लेकिन जो नए बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी आप हेल्प आउट कर दीजिएगा। तो यहाँ तक हमारा आज का रिवीजन था। अब अजान हो, जी सर, इससे आसानी भी हो जाएगी। ठीक है। तो अब अजान होती है तो उसके बाद हम ब्रेक ले लेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम स्टार्ट कर देते हैं अपना लेक्चर जो है उसका, उससे हम शुरू करते हैं, ठीक है। फिर तो अजान जब तक नहीं होती तब तक हम थोड़ा कवर कर लेते हैं अपना न्यू टॉपिक। तो इससे पहले अभी तक हमने बेटा जो पढ़ा था वो सारा किससे रिलेट कर रहा था? वो आपके स्कैनर से रिलेट कर रहा था, जिसमें आपके पास लेक्सिकल एनालाइजर था, ठीक है। अब हम किससे शुरू कर रहे हैं? अब हम पार्सर के जो है कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। पार्सर हमने देखा था कि पार्सर का काम क्या होता है, टोकन्स को जो है पार्स करता है और उसके बाद फिर इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है, ठीक है। इसमें सिंटेक्स चेक होता है, ठीक है, सिंटेक्स ट्री बनता है, जो कि हमने लास्ट टाइम देखा था एक डायग्राम के अंदर। अच्छा, अब ये क्या करता है पार्सर, ज़रा नीचे इसके रीड करें। चेक्स द स्ट्रीम ऑफ वर्ड्स एंड देयर पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर ग्रामेटिकल करेक्टनेस। मतलब क्या होगा, अगर इसको मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करूँ तो ये किसकी बात कर रहा है? ये सिंटेक्स की बात कर रहा है। मतलब अगर एक फॉर का लूप है, उसको अगर मैं प्रॉपर नहीं लिखूंगा, उसके इनिशियलाइज़र और टर्मिनेशन कंडीशन आगे पीछे कर दूंगा, तो वो फॉर का लूप नहीं रहेगा। तो वो जो डिटेक्शन है कि ये मेरे पास जो मेरे टोकन्स है ये वैलिड है या वैलिड ऑर्डर के अंदर है, वो कौन चेक करता है? पार्सर चेक करता है, ठीक है। तो पहली एग्जांपल इसने जो है आपको ओवरऑल जनरल समझाने के लिए बता दी कि आप अगर किसी लैंग्वेज के अंदर अगर बात की जाए तो जो वर्ड्स हैं उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो टैग किया गया है उसको ग्रामेटिकल करेक्टनेस के लिए चेक करता है, और अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो तो उसके अंदर वो क्या चेक करता है? सिंथेटिकली उसकी जो फॉर्मेशन है उसको चेक करता है, ठीक है। तो ये गाइड करता है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव सेमेंटिक एनालिसिस जो है इसके इसमें परफॉर्म होते हैं। उसके बाद उसका दूसरा जो है प्रोसेस, जो दूसरा काम है वो क्या है? आपके पास इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेटिव कोड जो है वो जनरेट करता है फॉर योर सोर्स प्रोग्राम। तो सिंटैक्टिक एनालिसिस क्या होते हैं समझने के लिए जो है, अगर इसकी एग्जांपल ली जाए तो आपको जो कंपाइलर है उसमें आपने पीएफ में और ऊप के अंदर देखा होगा कि सिंटैक्स एरर दे रहा होता था। तो जो सिंटैक्स एरर आता है वो क्या करता है? वो पार्सर की तरफ से आ रहा होता है कि आपने यहाँ पे जो लूप है या जो कमांड लिखी है वो अपने ऑर्डर या अपनी प्रॉपर फॉर्मेशन में नहीं है, ठीक है। तो सिंटैक्टिक एनालिसिस आपके पास, अगर हम एक सेंटेंस के ऊपर चला के देखें तो उसका एग्जांपल किस तरीके से बनेगी? आपके पास एक सेंटेंस दिया हुआ है, ही रोट द प्रोग्राम। इसमें नाउन, वर्ब, आर्टिकल और नाउन, ये आपने क्या किया? इसको वर्ड्स को टोकनाइज कर दिया, ठीक है। लेक्सिकल एनालाइजर ने आपको टोकन जनरेट करके दे दिया है। अब इनकी जो फॉर्मेशन है कि यार एक सेंटेंस के अंदर सबसे पहले वर्ब आता है, सबसे पहले नाउन आता है, फिर वर्ब आता है, फिर कोई एक्शन परफॉर्म होता है तो उसका रिस्पेक्टिव नाउन आता है या ऑब्जेक्ट आता है। तो ये जो ऑर्डर है आपके एक सेंटेंस का, इसको जो चेक करता है आपकी ऑर्डर को, ये क्या कहलाता है? सिंटैक्टिक एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस या सिंटैक्टिक एनालिसिस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन प्रेडिकेट आता है, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो इसी तरीके से अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं तो यहाँ पे इफ़ की स्टेटमेंट है। अच्छा, अजान हो रही है बेटा,
तो एक काम करते हैं, आपके पास 6:30 हो रहे हैं ऑलमोस्ट, तो हम जो है 15 मिनट बाद इंशाल्लाह रिजॉइन करेंगे। दैट विल बी एट योर 6:45। तो 15 मिनट में दोबारा ज्वाइन करते हैं नमाज के बाद। 6:45 पे सारे जो है दोबारा आ जाएंगे, तो कोई भी डिस्कनेक्ट नहीं करेगा। अगर सेशन ब्रेक हो जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन डिस्कनेक्ट कोई भी नहीं करेगा। ऑल शुड बी इन द क्लास। 6:45 पे इंशाल्लाह नमाज के बाद मिलते हैं।
जी क्लास सब मौजूद है, क्लास में आ चुके हैं वापस। अभी 7 मिनट मौजूद हैं। जो जो आ चुके हैं वो चैट मैसेज में बता दें। तीन का रिप्लाई आया है। 6 मिनट और वेट कर लेते हैं, जो टाइम बताया था, फिर उसके बाद हम उसी टाइम पे स्टार्ट करेंगे दोबारा। तो 6:45 पे स्टार्ट करेंगे। अभी सेशन क्लोज होने वाला है 8 मिनट में, तो ब्रेक हो जाए तो रीज्वाइन कर लीजिएगा जल्दी से।
ठीक है, जो जो आ चुके हैं यस लिख के भेजो चैट मैसेज में, तो हम स्टार्ट करें फिर। ठीक है, इनफ, काफ़ी आ चुके हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सेशन में 2 मिनट बाकी हैं, ब्रेक होगा तो जल्दी से सेशन ज्वाइन कर लीजिएगा, रीज्वाइन। जाने से पहले हम देख रहे थे सिंटेक्स एनालिसिस क्या होते हैं या सिंटैक्टिक एनालिसिस क्या होते हैं। तो हमने देखा था कि अगर एक इंग्लिश के सेंटेंस को देखा जाए तो उसकी जो फॉर्मेशन है सेंटेंस की, उसका जो सिंटेक्स होता है, मतलब उसकी फॉर्मेशन के जो पार्ट्स होते हैं, ऑर्डर होता है, उसको सिंटेक्स कहा जाता है। इसी तरीके से अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा जाए तो अगर किसी भी स्टेटमेंट को देखें तो उसके जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपके पास स्पेशल कीवर्ड्स, रिजर्व कीवर्ड्स, उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद जो है ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, तो ये सारे मिलके क्या बनाते हैं कि स्टेटमेंट बनाते हैं आपकी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट। तो इसकी जो एनालिसिस होती है या इसको जो चेक करना होता है, इसको हम सिंटेक्स एनालिसिस कहते हैं, और इसको जो फॉर्मेशन होता है इसको हम सिंटेक्स कहते हैं। कहीं पे अगर एरर होगा तो आपका क्या करेगा, पार्सर उस सिंटेक्स को चेक करके बताएगा कि इसमें जो है एरर है। इसी तरीके से अब जो है सिंटेक्स एनालिसिस जो है उसको अगर परफॉर्म करना है तो हमें जो है सिमेंटिक्स देखने पड़ते हैं। सिमेंटिक्स आपके पास एग्जैक्टली सेम जो है इज द ग्रामेटिकल करेक्टनेस, कि आपके जो आपने जो सेंटेंस लिखा है उसकी लॉजिकल सेंस बनती है या नहीं बनती, वो हमारे पास सिमेंटिक्स है। ठीक है, और जो फॉर्मेशन है उसको हम सिंटेक्स कहते हैं, और उसकी जो एनालिसिस है उसको हम सिंटैक्टिक एनालिसिस कहते हैं। अच्छा, पार्सर का रोल क्या होता है? हमारे पास जो टोकन्स होते हैं अगर उसको हम देखें तो सारे टोकन्स जो है हमारे पास एक वैलिड प्रोग्राम नहीं होते। तो पार्सर क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन वैलिड फॉर्मेशन ऑफ टोकन्स, सीक्वेंस ऑफ टोकन्स, और इनवैलिड सीक्वेंस ऑफ टोकन्स। यहाँ पे ख्याल रखें, हम टोकन्स की बात नहीं कर रहे। टोकन्स पहले ही चेक हो चुके हैं, कहाँ से, लेक्सिकल एनालिसिस में चेक हो चुके हैं। अब हम उनके ऑर्डर को चेक कर रहे हैं कि यार एक के बाद अगर दूसरा हमारा कोई टोकन पड़ा हुआ है तो वो करेक्ट ऑर्डर में है, हमारी स्टेटमेंट्स के हिसाब से है या नहीं है। तो यहाँ पे हम 3 चीज़ों को देखेंगे। पहला, सबसे पहले टोकन्स हमारे पास जनरेट हुए लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर। लेक्सिकल एनालाइजर ने जो है हमें टोकन्स जनरेट करके दिए। उसके बाद हम क्या चेक कर रहे हैं, उसके बाद हम सिंटेक्स चेक कर रहे हैं, उसका ऑर्डर। उसके बाद हमारी क्या